हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं और आज हम सबका क्लास 7 एनसीईआरटी का 5 चैप्टर है और हम सब इसको आधा पढ़ चुके थे। यहाँ पर देखिए, जो बंजारे थे अर्थात जो बंजार जनजाति थी, इसके बारे में हम सब इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे। तो देखिए यहाँ पर उसी के बंजार के जनजाति के बारे में ही कुछ और दिया गया है। इसको पढ़कर उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो देखिए, बंजारे जो थे उनके बारे में कुछ और दिया गया है कि वो क्या होते थे कि कई पशुचारी जनजातियां मवेशियों और घोड़े जैसे जानवरों को पालते पोसते थे ना, और संपन्न लोगों के साथ उन्हें बेचने का काम करते थे। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है, वो जो घोड़े रहते थे और जो जानवर रहते थे उस जानवर को पालते पोसते थे और उस जानवरों को भी बेचते थे। इसका कहने का मतलब ये है। तो इनको भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी प्रश्न बनता है कि वो घोड़ों को पालते पोसते थे और घोड़ों का भी व्यापार करते थे, ऐसा पूछा जाता है। तो ये बात सही है कि वो घोड़ों का भी व्यापार करते थे। आगे देखिए, लिखा गया है छोटे छोटे मोटे फेरी वाले की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। जो छोटे मोटे फेरी वाले भी रहते थे, वे भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण अर्थात घूमते रहते थे। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस फूस की चटाई फूस की चटाई, मोटे मोटे बोरे जैसे माल मतलब वस्तु बनाते थे और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागर का काम करते थे। तो इस बात को याद रखना कि जो घुमंतू लोग रहते थे, और ख़ास तौर पर यहाँ पर बताया गया जो भिक्षुक जैसे भिक्षा मांगते हैं, जो घुमंतू भिक्षुक रहते थे, जैसे इस समय हम सब देखते हैं जो घर घर भीख मांगते हैं, ऐसा माना जाए। तो ये उस समय क्या था कि ये भी व्यापार का काम करते थे। ये भी व्यापार का काम करते थे, कोई वस्तु ले जाकर घर घर बेचते थे। तो इसको याद रखना, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे इस लाइन को उठाकर ऐसे रखता है कथन और कारक में। तो याद रखना। यहाँ से और पूछेगा कि जो बंजार लोग थे, बंजार जनजातियाँ थी, वो घोड़े जो होते थे उसका पालन पोषण करके अर्थात उसे अच्छे से उसका पालन पोषण करके उसे हष्ट पुष्ट करके उसको भी बेचते थे, उसको भी बेचने का काम करते थे। घोड़े और जो बैलगाड़ी थे, इन सब का भी वे व्यापार करते थे, ऐसा माना जाता है। और दूसरा ये है कि जो उस समय के जो घुमंतू भिक्षुक लोग थे, वो भी सौदागर अर्थात कोई भी वस्तु लेकर उसका सौदा करते थे, अर्थात उसको भी बेचते थे। आगे लिखा गया है, नर्तकों, गायकों और अन्य तबा तबासबिनों की भी जनजातियाँ थी। अर्थात जो नर्तक लोग रहते थे, गायक लोग रहते थे और जो तमाशा करने वाला अर्थात नाटक करने वाले भी लोग रहते थे, उनका भी क्या होता था, विभिन्न जातियाँ रहती थी ना। विभिन्न नगरों और गाँवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। जैसे कि इस समय भी होता है, जो नर्तक लोग रहते हैं, गायक लोग होते हैं, वे एक दूसरे कहीं न कहीं जाकर अपना तमाशा करते हैं, नाटक करते हैं, दिखाते हैं और उस क्या होता है, वो पैसे इकट्ठे करते हैं या पैसे लेते हैं, ऐसा। अब देखिए, हम सबका अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा। लिखा है, बदलता समाज और नई जातियाँ और श्रेणियाँ। तो इसके पहले हम सब जो बंजार पढ़े थे, जनजाति, उसके बारे में, और प्लस ये जो प्रश्न था, इस प्रश्न को भी हम सब कर चुके थे। बंजार के बारे में देखिए 3-4 प्रश्न था। अब हम सबका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो अब ध्यान से सुनना और फिर हम उसके बाद हम सब प्रश्न करेंगे। तो देखिए, अगर थ्योरी अगर ठीक से पढ़े रहेंगे तभी जाकर आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। ये सब जो प्रश्न फिर लगे रहते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, लिखा गया है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आई। दूसरी ओर नई जनजातियाँ और सामाजिक समूहों को जात विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियाँ का दर्जा दे दिया गया। तो इस बात को याद रखना। तो जब यहाँ पर बताया गया कि आगे चल के जब क्या हुआ, समाज में ज़रूरत पड़ी और अच्छे हुनर के लिए और अच्छे काम करने के लिए जब ज़रूरत पड़ी, तो क्या हुआ कि ब्राह्मणों की जो जाति थी, वे अपने
नई जाति के रूप में सामने आए और दूसरों को, यहाँ पर लिखा गया दूसरी ओर कई और जो जनजातियाँ थी सामूहिक समूह ना सामूहिक जनजाति के विभाजन में आ गया। अर्थात जैसे क्या था कि पहले जो जनजाति लोग थे वह ब्राह्मणों के द्वारा बताए गए नियमों को नहीं मानते थे, पर क्या हुआ कि जब कुछ समय बीत गया तो कोई जैसे कोई जनजाति थी, इतने सारे जनजातियों में कोई जनजाति क्या रहती थी, वे सब भी ये सामूहिक समाज में, अर्थात जैसा समाज था वैसे ही वो सब भी काम करने लगे। पहले क्या था, इसके पहले वाले जो वीडियो बनाए थे इसमें इसी पाठ का, तो उसमें लिखा गया था कि जो जनजाति रहते थे उन पर ब्राह्मणों का जो वर्ण व्यवस्था था उस पर कोई लागू नहीं होता था, अर्थात वो अपने आप को स्वतंत्र समझते थे। तो आगे चलकर क्या हुआ कि जब ज़रूरत पड़ी अनेक हुनर का और आवश्यकता पड़ी कि हाँ ऐसा काम होना चाहिए, अच्छा रहेगा, तो क्या हुआ कि जो जनजाति थे, सारे नहीं तो कुछ जनजातियाँ क्या हुई, समाज में घुलने मिलने लगी, ऐसा याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है कि शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषतया प्राप्त शिल्पियों, सुनारों, लोहारों, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जाति के रूप में मान्यता दे दी गई। यहाँ तक आप समझ सकते हैं कि देखिए जैसे क्या हुआ उस समय क्या था, इस वाक्य को एकदम ठीक से याद रखना। लिखा गया कि सुनार जो थे, लुहार जो थे, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी क्या हुआ, ब्राह्मणों के द्वारा जातियों के रूप में कि हाँ आप इस जाति में शामिल हो सकते हैं, तो इस जातियों के रूप में उन्हें मान्यता दे दिया गया। आगे देखिए लिखा गया है कि वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बन गई। तो उस समय क्या था, जो वर्ण व्यवस्था था, तो उस वर्ण व्यवस्था के बजाय क्या हुआ, यह अब कि जाति और समाज के संगठन के आधार पर बन गया। तो इस बात को याद रखना। अब आगे देखिए जाति पर विचार विमर्श। तो देखिए इस बॉक्स को ध्यान से सुनना, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो देखिए लिखा गया है कि वर्तमान इस समय तमिलनाडु के तिरुचिरापल्लवी न तालुक में स्थित उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा अध्याय, इसके पहले में हम सब पढ़े हैं कि विचार विमर्श का वर्णन है। तो यहाँ पर देखिए इस बात को याद रखना, जो तमिलनाडु का क्या है, तिरुचिरापल्लवी में एक उरैयाकूडम का है एक यहाँ पर है कि अभिलेख है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया ये तमिलनाडु का एक उरैयाकूडम क्या है, एक अभिलेख है। उस अभिलेख से यह पता चलता है कि क्या हुआ कि बात विमर्श का वर्णन शुरू हो गया। जैसे शामिल हो गए जब समाज में, तो आगे कैसा हो या कुछ भी आगे तथा उन्नति करने के लिए बात विमर्श शुरू हो गया। तो इस बात को आप याद रखना। आगे लिखा गया है वे रथकारों शाब्दिक अर्थ में कहें तो रथ बनाने वाले की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श करने लगे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए, जिसमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिरों का बनाना, मूर्तियों की स्थापित करना, बलि के लिए जो बलि के लिए लकड़ियाँ से बने जो क्या होते हैं, जो हवन किया जाता है ना, सजा सामान को तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना आदि सभी काम क्या हुए, जो शामिल हुए ब्राह्मण के द्वारा बनाए गए जाति में जो शामिल हुए, जैसे यहाँ पर सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, ये सब आदि काम करने लगे। यहाँ पर जैसे बताया गया कि क्या हुआ कि जैसे सुनार हैं तो वो राजा के जेवर बनाने का काम करने लगे। फिर यहाँ पर देखिए लकड़ी जो हवन की सामग्री के लिए जो लकड़ी बनाया जाता है, जो हवन कुंड ऐसा माना जाता है जो बनाया जाता है, तो वो सब क्या हुआ, बढ़ई लोग करने लगे। उसके बाद जो राजमिस्त्री था, तो राजमिस्त्री क्या हुआ कि मूर्ति स्थापित करने और मंदिर का द्वार बनाने का काम करने लगा। तो ये सब बात क्या हुआ, जब शामिल हो गए तो ये सब काम आगे बढ़ने लगा। तो इस बात को याद रखना। अब आगे देखिए लिखा गया है 11वीं और 12वीं सदी तक आते क्षत्रियों के बीच नए गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ।
तो देखिए जैसे अब अगला शताब्दी आया, जब 11वीं 12वीं शताब्दी में आए तो एक क्या थे, राजपूत थे ना, एक राजपूत थे। तो इनमें क्या हुआ कि एक कुछ ज़्यादा जनसंख्या में हो गए। तो यहाँ पर देखिए आगे लिखा गया है, वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपरा से आते थे। कौन? ये राजपूत जो होते थे, ये राजपूत क्या होते थे कि हूण, यहाँ पर देखिए लिखा है हूण, चंदेल और चालुक्य के कुछ कुछ दूसरे वंश परंपरा से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे ना, और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले लिया। किसने? राजपूतों ने। धीरे धीरे क्या हुआ कि राजपूतों ने पुराने शासकों की जगह ले लिया। कृषि वाले क्षेत्र में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए लिखा गया, शासकों के रूप में, जो शासक के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजाति लोगों ने अनुसरण किया। जैसे बताया गया इसमें कि जो जनजाति थे तो जो उस समय राजपूत रहते थे, तो राजपूतों ने ही जैसा जैसा अपना अग्रसरित हुए अपना विस्तार करने में, उसके पीछे पीछे क्या हुए, वो जो जनजाति लोग थे वो भी क्या हुए, उनका, राजपूतों का अनुसरण करने लगे। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जनजाति लोगों ने भी अनुसरण किया। किसका? राजपूत गोत्रों का उदय होते देखकर क्या हुआ, ये जनजाति लोग भी उनका अनुसरण करने लगी। कि जैसे जैसे राजपूत बढ़ने लगे, वैसे वैसे जनजाति लोग भी सोचे कि हम भी ऐसा करके बढ़ सकते हैं, अपना जो इलाका है जो उनका विस्तार कर सकते हैं हर चीज़ का। तो आगे देखिए लिखा गया कि धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। तो जैसे इस बात को याद रखना, किसके? ब्राह्मणों के समर्थन से। ब्राह्मण समर्थन करते थे कि हाँ आप आ सकते हैं इस जाति में, इस समूह में, और ये काम कर सकते हैं ना। पहले क्या था कि नहीं, आप इस वर्ड के हैं, ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। पर क्या हुआ फिर कुछ समय बाद कि ब्राह्मणों के द्वारा ही बताया गया कि हाँ आप इस समाज में आकर ऐसा, अगर आपके साथ आपके हाथ में, अर्थात आपके मन में ऐसा हुनर है कोई, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं। तो ये ब्राह्मणों के द्वारा ही हुआ, इस बात को याद रखना। क्योंकि इसके पहले भी हम सब क्या पढ़े थे कि जो जनजाति लोग थे वह ब्राह्मणों के द्वारा वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। पर आगे चलकर ऐसा नहीं हुआ। आगे चलकर क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, और जो भी कला था, जिस जात जनजाति में, जिस समूह में जैसा कला था, वो अपना सब प्रदर्शन करने लगे, और ब्राह्मणों ने भी इसका परमिशन दे दिया कि हाँ आप सब आ सकते हैं। तो क्या हुआ, अब बहुत जातियाँ क्या थी, बहुत जनजातियाँ अपना हिस्सा बन गई उस समाज की। लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार का ही शासक वर्ग में शामिल था। लेकिन क्या था कि जो प्रमुख जनजाति थे उस परिवार के शासकों में ही शामिल थे, उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जाति में ही जगह बना ली थी। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियां काफ़ी पहले इस्लामों को अपना ली थी। तो इस बात को याद रखना। यहाँ पर क्या लिखा गया, अभी दिखाएंगे हम प्रश्न में। तो यहाँ पर लिखा गया है कि कहाँ से, यहाँ पे से देखिए, दूसरी तरफ इसके अलावा जो सब ये सब हो रहा था कि हाँ सब जनजाति शामिल हो रहे थे, तो दूसरी तरफ क्या था, तो पंजाब के, सिंध के और उत्तर पश्चिम के, कहाँ के? पंजाब के, सिंध के और उत्तर पश्चिम के सरहद के प्रभुत्वशाली जनजातियां जो थी वो काफ़ी पहले इस्लाम को ही स्वीकार कर ली थी। तो ये पंजाब, सिंध और जो उत्तर पश्चिम की जो जनजातियां थी ना, ये सब क्या करते थे, इस्लाम को स्वीकार कर ली थी पहले से ही। अर्थात जब इस्लाम थे, अगर मुगल वगैरह जब थे, राजपूत नहीं थे, तो राजपूत के पहले जब मुगल थे, तो जो जनजातियां लोग थे कहाँ के, पंजाब और सिंध और उत्तर पश्चिम के, तो यहाँ पर क्या था कि वो मुगल का जो इस्लाम था उसी को ही स्वीकार कर लिया था। तो आगे देखिए, इस बात को याद रखना दोस्तों, क्योंकि अभी प्रश्न में पूछा गया है कि जो पंजाब की जनजातियाँ थी, सिंध की और उत्तर पश्चिम की जनजातियाँ थी, उन्होंने इस्लाम को ही स्वीकार कर लिया था। ये बात पूछा गया है। अभी हम दिखाएंगे कारक और कथन और कारक में। तो आप एकदम ठीक से ध्यान से इसको कंसेप्ट को बैठाते चलिए। और देखिए दोस्तों, अब अगर आप ऐसे थ्योरी पढ़कर नहीं जाएंगे तो एकदम श्योर है, जान लीजिए आप 2 या 3 बार में पास करेंगे सीटेट को, या तो फिर जान लीजिए
कि आप फेल ही होकर आएंगे बार बार। अगर इस बात को जो हम बोल रहे हैं साधारण तौर पर, ये बात जो दोबारा या तिबारा देने जा रहे हैं वो समझ सकते हैं। तो आपको इसी में भलाई है आपका कि आप ऐसे थ्योरी पढ़िए और प्रश्न देखिए। हम प्रश्न भी बना रहे हैं कि प्रश्न कैसे पूछता है, प्रश्न कैसे बनता है पूरा ऐसे। आप इसी तरह प्रश्न बनता है, जान लीजिए। आप प्रीवियस ईयर दोहराएंगे तो प्रीवियस ईयर से अब ऐसा नहीं होता। हाँ, साल 2 साल का प्रीवियस ईयर आपके लिए सही रहेगा, पर इसके साल पहले सब लोग पूरा प्रीवियस ईयर दोहरा कर भर जाते हैं। तो अब देखिए पहले से बहुत जो मैटर था वो चेंज कर दिया है। अब देखिए क्या होता है कि एक पेज होता है, एक पेज को आधा, एक पेज में आधा पेज को ही एक प्रश्न बना देता है। आधा पेज मतलब आपको आधा पेज का जो मैटर है उसको आपको एकदम ध्यान में रहना चाहिए। तो ऐसे ऐसे इस समय प्रश्न बना रहा है। तो अगर आप बिना थ्योरी पढ़े कैसे जान सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कि यहाँ पर आप इतना समझ गए होंगे कि जो पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम की सरहद की प्रबुद्ध जनजातियाँ थी, वे काफ़ी समय पहले ही क्या इस्लाम को अपना लिए थे। वे जाति व्यवस्था को नकारते थे। कौन? वे जाति व्यवस्था को, अर्थात वे इस्लाम को अपना लिए थे तो वे क्या करते थे कि जनजाति व्यवस्था को नकारते थे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाले सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं किए थे। तो इस बात को भी याद रखना। अभी हम दिखाएंगे इसको कैसे पूछा गया है। तो यहाँ पर बताया गया कि प्रस्तावित गैर बराबरी, जो गैर बराबरी सामाजिक व्यवस्था थी कि नहीं ये अमीर है, ये गरीब है, ये ऐसा है, ये ऊँच है, ये नीच है, इन सबको क्या करता था कि जो गैर बराबरी व्यवस्था थी इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं किया गया। तो आगे देखिए लिखा गया कि राज्यों की उत्पत्ति जनजाति लोगों के बीच हुई सामाजिक बदलावों से गहराई से संबंधित हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण हिस्से 2 उदाहरण नीचे दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है नज़दीक से। तो देखिए यहाँ पर है एक गोंड ना, इसके पहले वाले क्लास में भी क्या था, जो गोंड जनजाति थे इसके बारे में थोड़ा सा आया था मैटर, पर अब इसमें देखिए अब इन सब के बारे में ऐसे पूरा विस्तार से पढ़ना है। तो ऐसे देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसे थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो जान लीजिए आप वो दिन भूल जाइए। बार बार हम यही बोलते हैं कि आपको ना कुछ तो एक बार थ्योरी को एकदम अपने दिमाग में कंसेप्ट में ऐसे बैठाना है कि हाँ थ्योरी कैसा मैटर, ऐसा ऐसा मैटर था, ऐसा ऐसा, ये सब जैसे है एक पूरा कहानी की तरफ अपने दिमाग में कंसेप्ट में उतारा है। हाँ, ये सब लोग मानते हैं कि इसको पूरा याद नहीं किया जाता है, इसको बस ऐसे दिमाग में बैठाए रहिए। हाँ, ऐसे कुछ इससे क्या होता है कि तुलना करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो गौंड थे, तो गौंड लोग क्या थे, गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। तो देखिए यहाँ पर यही ये पूरा वाक्य से पूछा गया है, अभी हम दिखाएंगे प्रश्न में। तो लिखा गया था कि जो गौंड लोग थे वह कहाँ या किस प्रदेश के थे। तो यहाँ पर देखिए जो गौड़ लोग थे वह गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश से थे। अब आगे देखिए लिखा गया है वे अर्थात ये जो गौड़ लोग थे स्थानीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। तो याद रखना कि ये सब क्या थे कि गौड़ लोग क्या थे, स्थानीय खेती थे, स्थानीय खेतीहर थे, स्थानीय नहीं स्थानांतरित खेतीहर थे, स्थानांतरित, सॉरी दोस्तों। तो देखिए ये क्या थे, स्थानांतरित का मतलब क्या होता है कि कहीं आज यहाँ एक जगह, फिर कहीं दूसरी जगह, फिर कहीं दूसरी जगह, ऐसे, अर्थात वे एक जगह स्थित नहीं थे, इसे हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो देखिए लिखा भी गया है अर्थात में कि जगह बदल बदल कर खेती करते थे। अब मतलब आज इस यहाँ, फिर कल कहीं दो चार किलोमीटर दूर, अर्थात 10-20-50 किलोमीटर दूर वहाँ पर खेती करते थे, ऐसे थे। तो याद रखना जो गौड़ लोग थे वे स्थानांतरित खेती या स्थानांतरित कृषि थे। आगे लिखा गया है कि विशाल गौड़ जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में विभाजित थे। अब देखिए दोस्तों, अब आपको कितनी बार बोले, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है और ये प्रश्न भी ऐसे पूछा गया है कि जो ऐसे 2 तरह से पूछेगा, या तो पूछेगा कौन सी जनजाति कुलों में बटी हुई थी, पूछेगा कौन सी जनजाति जो थी वह कुलों में बटी हुई थी, या तो फिर ऐसे कथन और कारक में ऐसे जो पूछा जाता है ऐसे पूरा रख देगा कि जो गौड़ जनजाति थी कई छोटे छोटे कुलों में विभाजित थी। तो ये दोनों तरफ से पूछ सकता है। तो आपको ये
याद रहना चाहिए कि जो गौड़ जनजाति थी वह छोटे छोटे कुलों में विभाजित थी। अब कुलों का मतलब बताए थे इसके पहले, जो वंशानुगत अर्थात जो पूर्वज रहते थे हमारे, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, उसी को हम कुल बोलते हैं। तो यहाँ पर आगे लिखा गया है, प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। तो इस बात को भी याद रखना। अभी दिखाएंगे हम, इस पूरा वाक्य को पूछा गया है तो यहाँ पर ऐसे पूरा कथन लिखा गया है कि प्रत्येक जो कुल होते थे उसका अपना क्या होते थे, राजा, और राजा या राजा को ही राय कहते थे। तो आगे देखिए लिखा गया है, जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गौड़ राज थे, गौड़ सरदारों पर हावी होने लगे। आगे लिखा गया कि अकबर के शासनकाल के इतिहास अकबरनामा में उल्लेखनीय है। तो इस बात को याद रखना कि जो अकबर का अकबरनामा था, तो ये सब अभी जो हम सब मैटर पढ़े यहाँ पर कि गौड़ क्या थे कि स्थानांतरित खेती करते थे। इसके बाद क्या हम सब पढ़े कि वे जो गौड़ लोग थे या गौड़ जनजाति थी वह छोटे छोटे कुलों में विभाजित थी। इन सभी बातों को कहाँ पर लिखा गया है ये भी अभी पूछा गया है, तो याद रखना ये अकबर के अकबरनामा में लिखा गया है। अब आगे देखिए, अकबरनामा में उल्लेखनीय है, गढ़कटंगा के गढ़कटंगा के गौड़ राज में 70,000 गाँवें थी। तो इस बात को देखिए दोस्तों, अब कितनी बार हम बोले। अब देखिए एक तरीका और हम आप सबके सामने लाएंगे कि आपको प्रश्न पढ़ने के बाद हम आपको ये भी गद्यांश भी दिखाएंगे। हालांकि आता रहेगा आप सबको, तो आप तुरंत आंसर दे देना, या तो नहीं आएगा तो आप सब तुरंत गद्यांश को हम आपको दिखाएंगे, तो आप सबका जो दिमाग है थोड़ा और खुलेगा कि हाँ गद्यांश कितना महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि इतिहास ना, अकबरनामा के जो इतिहासकारक थे, अकबरनामा में उल्लेखनीय है कि गढ़कटंगा गौड़ राज में 70,000 गाँवें थी। तो इस बात को भी याद रखना। आगे देखिए, इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी, राज्य गढ़ों में विभाजित थे। यहाँ पर याद रखना कि उस समय के जो राज्य थे वह गढ़ों में विभाजित थी। और क्या थे, वो गौड़ जनजाति कुलों में विभाजित थे, और ये जो राज्य थे वो गढ़ों में विभाजित थे। तो याद रखना, अभी यहीं पर देखिए इस बात को भी अभी हम दिखाएंगे कि कैसे पूछा गया है कि जो राज्य थे वो जो राज्य तो गढ़ों में विभाजित थे, और जो जनजाति थी गौड़ जनजाति वो कुलों में विभाजित थी। तो इस बात को भी याद रखना। आगे देखिए, हर गढ़ किसी खास गौड़ कुल के नियंत्रण में रहते थे। यह पुनः 84 गाँव के इलाके में विभाजित होते थे, जिन्हें हम चौरासी कहा जाता था। अब आगे देखिए, थोड़ा यहाँ पढ़कर फिर हम सब आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे अभी हम सब यहाँ पढ़े स्थानांतरित जो कृषि होते थे तो उनके बारे में बताया गया कि ये कैसे करते थे खेती। तो देखिए लिखा गया है कि किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता था, उसकी राख में ही फसल को बो दिया जाता था। यह जमीन अपनी उर्वरता को खो देती थी। जब वह अपनी जमीन क्या होती थी, उर्वरता को खो देती थी, तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ कर लिया जाता था और उस पर खेती होती थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम समझा रहे हैं कि जैसे क्या होता था कि पहले जो जंगल ही जंगल थे, तो जंगल में जो पेड़ वगैरह थे, उन पेड़ों वगैरह को काट कर ऐसे गिरा कर और उन पेड़ों को जला दिया जाता था। तो उन जले हुए पेड़ों के जो राख रहते थे, तो उसी राख में फसल को बो दिया जाता था। तो बोया जाता था एक बार दो बार, या तो मानो एक बार में ही या दो बार में ही, जब उस वहाँ की ज़मीन की उर्वरता जो होती थी वह समाप्त हो जाती थी, तो क्या होता था कि जो जनजाति लोग थे, गौड़ जनजाति लोग थे, वे और अन्य जगह अर्थात 2-4-10 किलोमीटर दूर जाकर वहाँ पर इसी तरह अर्थात वहाँ पर भी जंगलों में पेड़ों को काट कर और उससे जलाकर वहाँ पर भी खेती करते थे। याद रहे। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा गया आगे, तो देखिए यहाँ पर है कि यहाँ पर देखिए थोड़ा, यहाँ पर क्या हुआ कि जिन्हें चौरासी कहा जाता था। आगे देखिए, 84 का उपविभाजन बरहोतो, जो 84 थे उनका उपविभाजन क्या हुआ, बरहोतों में होता था, जो 12 गांव को मिलाकर बनते थे। तो इसको याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है, बड़े राज्यों के उदय में गौड़ समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे
धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गौड़ राजा के अनुदान भूमि, जो अनुदान अर्थात जो दान में दिया गया भूमि था, प्राप्त की प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। तो याद रखना कि जो ये गौड़ जनजाति थे, ये गौड़ जनजाति ने ब्राह्मणों को अपना भूमि भी दान दिया था। यहाँ पर लिखा गया ब्राह्मण लोगों ने गौड़ राजाओं के द्वारा, जो गौड़ राजा जब उस समय बन गए तो गौड़ राजा ने ब्राह्मणों को अपना भूमि भी दान दिया था। और भूमि प्राप्त करके ब्राह्मणों ने और अधिक शक्तिशाली बन गए। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया कि जो गौड़ सरदार को अब राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। तो जो गौड़ थे, तो जैसे कि बताया गया कि जो गौड़ जनजाति थे वे राजपूतों से ही प्रभावित हुए थे, उनको ही देखकर राज करने की लालसा उत्पन्न हुई थी। तो अब क्या हुआ कि हो गया, चलिए ठीक है, बराबरी तो कर लिए, थोड़ा बहुत वो भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लिए। पर क्या हुआ कि इस समय जो गौड़ जनजाति थे वो सब क्या हुए कि राजपूतों की, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाह हुई। अर्थात वो सोचते थे कि हम राजपूतों को हटाकर अपने ही राजपूत बन जाए, ऐसा वे सोचते थे। तो आगे देखिए लिखा गया है, इसीलिए गढ़कटंगा के गौड़ राजा अमनदास, तो याद रखना जो गढ़कटंगा के गौड़ राजा थे उनका क्या नाम था, अमरदास। तो अब एक कथन भी पूछेगा कि गढ़कटंगा के गौड़ राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। तो देखिए ये पूरा ऐसे कथन पूछता है कि गढ़कटंगा के जो राजा अमनदास थे उन्होंने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। तो हाँ, ये बात सही है, ऐसे याद रखना। अभी हम कथन और कारक में दिखाएंगे। आगे देखिए लिखा गया है कि उसके पुत्र दलपत, किसके पुत्र, यही अमनदास के पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था। तो इस बात को भी याद रखना कि क्या था कि देखिए उपाधि धारण की थी और उनके पुत्र अमनदास के जो पुत्र थे दलपत, कौन थे, दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सलवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से, किससे, राजकुमारी दुर्गावती से विवाह भी किया था। अर्थात किसके, अमनदास के पुत्र ने। याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है, दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। ये दलपत की जो गौड़ राज के, जो गौड़ जनजाति के क्या थे, राजा थे, गौड़ राजा थे। इनकी क्या हुआ, मृत्यु जो था वो कम ही उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी, और जो रानी दुर्गावती थी वह बहुत योग्य थी। तो इस कंसेप्ट को याद रखने चलना। तो देखिए दोस्तों, फिर से बता रहे हैं, ये थोड़ा यहाँ पर देखिए, ये जो अमनदास थे, तो अमनदास का पुत्र का नाम था दलपत ना, तो दलपत था। तो ये दलपत का विवाह हुआ दुर्गावती से। अब दुर्गावती कहाँ की थी, तो चंदेल राजपूत सालवाहन की पुत्री थी। तो इस बात को ध्यान से कि अमनदास का पुत्र क्या था, दलपत का विवाह दुर्गावती से हुई। अब फिर क्या हुआ कि यहाँ पर बताया गया कि ये जो दुर्गावती ये था, अरे दलपत था ना, ये दलपत था, जो दलपत था, ये दलपत का क्या हुआ कि कम उम्र में ही मृत्यु हो गई। पर आगे लिखा गया कि जो इसकी पत्नी थी रानी दुर्गावती, वह बहुत योग्य थी और उसने अपनी 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। तो इस बात को एकदम पूरा याद रखना दोस्तों कि देखिए यही जो अमनदास का पुत्र दलपत था, दलपत ने दुर्गावती से विवाह किया। तो दलपत का क्या हुआ, कुछ ही समय बाद जब मृत्यु हो गई, तो जो उसकी पत्नी दुर्गावती थी, तो उन्होंने अपने 5 साल का बेटा का नाम था वीर नारायण को लेकर उन्होंने क्या हुआ, राज्य का कमान संभाली। अर्थात वो राज्य करने लगी न, कमान संभाली। आगे लिखा गया, उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। मतलब अर्थात वो और राज्य को अपना बढ़ाई। ऐसा नहीं था कि सिर्फ कमान संभाली थी। अर्थात जो राजा लोग करते हैं, अपने राज्य का विस्तार करते हैं, वो भी अपना विस्तार की। तो अब आगे लिखा गया 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में। तो याद रखना, आगे लिखा गया कि कितने
तो 1565 में किसके, तो आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल मुगलों की सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। तो याद रखना, गढ़कटंगा मतलब यही गौड़ लोग को ही कहा जाता था, तो याद रखना। तो जब मुगल के सेनापति गढ़कटंगा पर हमला किया तो रानी दुर्गावती ने इसका जमकर विरोध किया। तो जब उस समय जब गढ़कटंगा क्या थे, जनजाति लोग थे, तो इस पर जब मुगलों ने हमला किया तो क्या हुआ, जो रानी दुर्गावती थी, तो ये रानी दुर्गावती भी तो जनजाति से आती थी, गौड़ जनजाति की थी, अरे राजपूत थी। पर क्या होता था कि, सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो रानी दुर्गावती थी वो राजपूत थी, पर इनका जो हस्बैंड था अर्थात जो पति था वो तो जनजाति था, दलपत। तो अब जब विवाह कर ली तो वो भी तो वही थी, तो उनको भी तो दर्द समझ में आएगा क्या, जनजातियों का। तो जनजातियों का पर जब हमला हुआ गढ़कटंगा पर, मुगलों ने जब हमला किया तो दुर्गावती ने उसका क्या किया, विरोध किया। और जब विरोध किया तो मुगलों ने इन पर भी आक्रमण किया। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया कि आखिर आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर विरोध किया, उसकी हार हुई और उसे समर्पण करना पड़ा। अर्थात जब रानी दुर्गावती ने जैसा विरोध किया गढ़कटंगा पर, जब मुगलों ने हमला किया तो रानी दुर्गावती ने जब विद्रोह किया तो उन्हें क्या हुआ, हार गई और अपने समर्पण, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए उन्होंने समर्पण करने के बजाय, देखिए अभी यहाँ पर थोड़ा पढ़ लें उसके बाद आए थे। यहाँ पर देखिए लिखा गया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ते लड़ते मारा गया। कितने साल का था ही, 5-6 साल का हो गया होगा। तो 5-6 साल में वो भी क्या लड़ सकता था, मारा गया। फिर आगे लिखा गया कि गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। जो गढ़कटंगा था वह एक समृद्ध राज्य था। इसके हथियारों को पकड़ने और दूसरे राज्य में उनका निर्यात करने, व्यापार में खास धन कमाने। जब मुगलों ने गौड़ों को हराया तो उन्होंने लूट में बेसी कीमती अर्थात अच्छे कीमती वाले सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भार अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा, वही जो उनका जो दुर्गावती का जो पुत्र के चाचा थे, तो उन वीर नारायण के चाचा को दे दिया गया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गौड़ राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ से संघर्ष करते करते असफल हो गए। अर्थात जब मुगलों ने आक्रमण किया तो क्या हुआ, वहाँ का जो लूट उट कर क्या हुआ कि वहाँ कुछ हिस्सा अपने कब्जे में मिला लिया, और उसके बाद कुछ हिस्सा क्या था, तो वही जो लड़का था, लड़के के चाचा को दे दिया गया। पर क्या हुआ कि ऐसा हमेशा नहीं रहा। उसके बाद क्या हुए कि बुंदेलों और मराठा वगैरह जब ये सब शासन करना शुरू किए तो इन सबको एकदम माने तो सपरचट कर दिया, ऐसा समझिए। तो देखिए दोस्तों, अब हम सब पढ़ लिए यहाँ पर। अब देखिए इस टॉपिक से प्रश्न है। इस टॉपिक जो अभी हम सब यहाँ टॉपिक पढ़े, यहाँ पर ना गौड़। अब देखिए गौड़ के बारे में हम सब पूरा पढ़ लिए। अब देखिए गौड़ जनजाति के बारे में कैसे प्रश्न बनाया गया है। अब देख सकते हैं एक टॉपिक से कैसा प्रश्न पूछेगा। तो अगर आप ऐसे ध्यान से सुने होंगे इस कंसेप्ट को तो आप इस प्रश्न को कर ले जाएंगे। ये नहीं है कि आपको पूरा याद हो जाए और नहीं याद होगा कभी। तो देखिए लिखा गया है कि गौड़ जनजातियों के संदर्भ में ना नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आगे लिखा गया है कि पहला, कि गौड़ लोग थे, गौड़वाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे तथा वे स्थानांतरित कृषि करते थे। तो देखिए ये हम जब पहले थे या दूसरा लाइन पढ़े थे, पहला और दूसरा लाइन में ही ये पूरा मैटर लिखा गया था। ऐसे पूरा सेम टू सेम मैटर लिखा गया था कि जो गौड़ लोग थे वह गोंडवाना नामक वन प्रदेश में थे और वे क्या करते थे, स्थानांतरीय कृषि करते थे। जैसे कि हमने बताया था कि कुछ जंगलों को काट कर उसको जलाकर उसके राख में कृषि करते थे। जब वहाँ का उर्वरता जो खाद समाप्त हो जाती तो अन्य जगह चले जाते थे। तो ये बात क्या है, हमारा सही है, ये बात हमारा सही है। दूसरा क्या है, जो गौड़ जनजाति थे कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी तथा प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। तो इस बात को भी हम ऐसे एकदम
जब गद्यांश पढ़ा रहे थे तो हाईलाइट करके बताए थे कि ऐसे पूरा प्रश्न उठाकर रखा जाएगा लाइन टू लाइन। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया पूरा ऐसे लाइन कि जो गौड़ लोग थे वह कुलों, छोटे छोटे कुलों में भी विभाजित थे और प्रत्येक कुल का जो राजा था या राय कहा जाता था। तो ये बात हमारा क्या है, दोनों सही है, दोनों बात हमारा सही है। तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए अगला प्रश्न है, देखिए लिखा गया है गौड़ राज की प्रशासनिक व्यवस्था का सही क्रम लगाइए। जो गौड़ राज के प्रशासनिक व्यवस्था थे उसका सही क्रम लगाइए। तो देखिए यहाँ पर क्या था कि पहले क्या था, राज्य था, पहले राज्य था। देखिए अगर आपको कहीं कहीं प्रश्न में क्या रहता है कि अगर ना आता रहे तो थोड़ा बहुत ट्रिक भी काम करता है। तो जैसे देखिए इसमें पहला क्या है, राज्य 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 राज्य, अर्थात इसमें जब राज्य चारों में है तो ये फिक्स हो गया कि ये पहला राज्य ही होगा यहाँ से। अब आगे देखिए कहा था कि जो राज्य थे वह राज्य किसमें बटे हुए थे, तो जो राज्य थे वह राज्य क्या बटे थे, गढ़ों में विभाजित थे। जैसे कि हम सब इसके पहले वाले जब थ्योरी में पढ़ रहे थे अभी ऊपर, तो हम सब बताए कि राज्य क्या थे, वे गढ़ों में विभाजित थे और जो जनजातियाँ थी वो जनजातियाँ कुलों में विभाजित थी। तो यहाँ पर देखिए राज्य और गढ़, राज्य और गढ़ ये बात सही है। और वो जो 84 थे वे बहुत में बटे हुए थे, किसमें, बहुत में बटे हुए थे। तो ये हमारा क्या हुआ, डी ऑप्शन सही हो गया। तो देखिए ये हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। आगे देखिए लिखा गया है गौड़ राज गढ़कटंगा का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता था। इसके पहले हमने जब बताया कि जब अकबर ने ही, जब अकबर के सेनापति जो थे उन्होंने जब आक्रमण किया था तो जो अकबरनामा था उसी में सब उल्लेख था, क्योंकि अकबर ने ही तो आदेश दिया था कि हम भी जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं अर्थात हमारे समय का जो भी इतिहास है उसको लिखा जाए। तो अकबर के समय में ही गढ़कटंगा पर आक्रमण किया गया था। तो जब ऐसा था अकबर के समय में तो अकबरनामा में ही मिलेगा। तो इस बात को भी याद रखना, ऐसे रटना मत कि अकबरनामा में। तो ऐसे याद रखना कि जो गढ़कटंगा थे या गढ़कटंगा पर जब आक्रमण हुआ था तो उस समय अकबर के वो जो सेनापति थे उन्होंने ही आक्रमण किया था। और जब ऐसा हुआ था तो अकबर ने ही अपना क्या था, इतिहास लिखवाया था। तो अकबरनामा में ही मिलेगा। आगे देखिए लिखा गया कि मध्यकालीन गौड़ समाज के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन एवं कारक पर विचार कीजिए। देखिए लिखा गया है कथन मूलतः बराबरी वाला, जो बराबरी वाला गौड़ समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। तो ये बात सही है। जैसे कि हम सब बताएं कि जो थे समाज थे वे क्या हुए, सामाजिक वर्गों में विभाजित होने लगे थे ना, सामाजिक होने लगे थे। अब आगे लिखा गया है गौड़ जनजाति छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। तो ये बात भी सही है कि जैसे कि हम सब पढ़े थे कि जो गौड़ जनजाति थी वह छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। पर क्या देखिए यहाँ पर व्याख्यान सही है तो व्याख्यान सही नहीं है। दो कथन है, कथन और कारक तो दोनों सही है पर व्याख्यान सही नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि उनके देखिए यहाँ छोटे गौड़ के क्या हुआ, जनजातियों के बारे में बात हो रहा है और यहाँ पर क्या है, सामाजिक वर्ग का बात हो रहा है। आगे देखिए तो ये दोनों कथन तो सही है पर व्याख्यान सही नहीं हो रहा है। तो अब हम सब देखते हैं अगला क्या है, अहोम, अहोम जनजाति। इसके पहले देखिए हम सब बंजार, जो बंजार रहते थे वे महत्वपूर्ण व्यापारी थे, इनके बारे में पढ़े। फिर हम सब गौड़ के बारे में पढ़े न। तो अब देखिए अगला हम सबके जो जनजाति हैं वे है अहोम जनजाति। तो इसके पहले वाले को ध्यान से सुनना। जो बताया गया कि जो गौड़ जनजाति थे वो गोंडवाना के वन प्रदेश से थे। और इसके पहले जो बंजारे थे तो बंजारे कहाँ के थे, तो हम सब बताए थे उत्तर और पश्चिम से थे। तो इस बातों को ध्यान से याद रखना। तो अब आगे देखिए हम सब अगला जो है पढ़ रहे हैं अहोम के बारे में। तो देखिए लिखा गया है कि अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे थे न। तो याद रखना यहाँ पर इस बात को पूरा एकदम लाइन उठाकर देगा, इसे रखेगा इस प्रश्न में। तो याद रखना यहाँ पर
चाहेगा तो वह लाइन भी बना देगा इसको कि बस ऐसे लिख देगा कि अहोम कहाँ के थे, बस ऐसे पूछ देगा। या तो फिर ऐसे कथन और कारक में से पूरा दे देगा कि अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में, या 13वीं हटाकर दे देगा कि ब्रह्मपुत्र घाट में बसे हुए थे, बस ऐसे दे देगा। तो ये पूरा ऐसे लाइन याद रखना आपको कि किसी भी तरह से पूछ सके। तो याद रखना अहोम म्यांमार से आए थे और कहाँ पर बसे हुए थे, तो ब्रह्मपुत्र के घाट में बसे हुए थे। आगे देखिए लिखा गया है, उन्होंने, किसने, अहोम ने बुराइयां या भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को दमन करके नए राज्य की स्थापना की। तो क्या हुआ कि जो इसके पहले जो पुराने राजनीतिक व्यवस्था थी, तो उनका क्या किया, दमन कर दिया का मतलब उन्हें समाप्त कर दिया। और उन्हें समाप्त करके क्या किया, नई राज्य की स्थापना की, अपना नई राज्य की या नई व्यवस्था की स्थापना की। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अभी हम यहाँ पर देखिए है कि 13वीं सदी में आए थे। अब ये नहीं कि आए तुरंत यही सब अपना राजनीतिक व्यवस्था को ही बदल डाले, नहीं। देखिए यहाँ 13वीं सदी में आए और उसके बाद 16वीं सदी के दौरान, अर्थात अब कितना अंतर है अपना देख सकते हैं कि इतने सदी में तब जाकर उन्होंने ऐसा राज्य करके और उस राज्य में की व्यवस्था को बदला। आगे लिखा गया, देखिए 16वीं शताब्दी के दौरान उन्होंने चुटियों चुटियों और कोच हाज, तो इसको याद रखना। तो यहाँ पर देखिए दो राज्य है, एक है कि 1523 में चुटियों, 1523 में चुटियों एक राज्य है, और दूसरा है कोच हाजो 1581 में इन दोनों राज्यों को क्या हुआ, अपने राज्य में मिला लिए। अब आगे देखिए लिखा गया है कि उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। इन सब के अलावा उन्होंने और कई अन्य जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया। अहोम ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में इतने वर्ष पहले अग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। तो इस बात को एकदम दिमाग खोल कर याद कर लेना कि क्या होता है कि जो अग्नेय अस्त्र का इस्तेमाल किया था वह किस जनजाति ने किया था। ये कितनी बार प्रश्न पूछा गया है, तो इस बात को याद रखना कि जो अग्नेय अस्त्र का इस्तेमाल किया गया था वह अहोम जनजाति लोगों ने किया था। आगे देखिए लिखा गया है कि 1960 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का भी निर्माण करके सक्षम उपयोग, अर्थात उसका भी प्रयोग किया था युद्ध में। तो याद रखना कि उन्होंने आग्नेय अस्त्र का इस्तेमाल किया था और कुछ समय बाद अर्थात 1960 तक उन्होंने उच्च स्तरीय अर्थात और अच्छे बारूद या तोप बनाकर उसका भी निर्माण करके उपयोग किया था। तो इस बात को याद रखना। कौन लोग? अहोम लोग। तो आगे लिखा गया है, लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम की कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। जो अहोम लोग थे, तो इस पूरे गद्यांश को याद रखना, क्योंकि अभी पूछा गया है कि जो अहोम लोग थे उन्हें किससे सामना करना पड़ा, तो दक्षिण पश्चिम के कई आक्रमण से। किस दिशा से के? तो दक्षिण और पश्चिम के कई आक्रमणों से सामना करना पड़ा। आगे लिखा गया है कि 1662 में मीर जुमला, कौन थे? मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। तो याद रखना अभी तक मुगल लोग हैं। तो अब यहाँ पर देखिए मुगल क्या थे, इसके पहले गढ़खटंगा पर हमला किए थे ना। तो जब गढ़खटंगा पर हमला किए थे तो जो रानी दुर्गावती थी उनको परास्त किया। तो रानी दुर्गावती ने अपने आप को समर्पण करने के बजाय खुद आत्महत्या कर ली ना। और क्या हुआ, उसका जो बेटा था वो भी युद्ध में लड़ते लड़ते मारा गया। तो अब देखिए आगे क्या हुआ कि अहोम जनजाति आई। तो जो रानी दुर्गावती थी तो उनका जो हस्बैंड था अर्थात पति, क्या नाम था? दलपत था। तो दलपत भी एक क्या था? गौड़ जनजाति से आता था। तो इसलिए जब गढ़खटंगा जनजाति पर हमला हुआ तब जाकर रानी दुर्गावती ने उनका विरोध किया था, तो जो मारी गई। तो फिर क्या हुआ कि अब गौड़ जनजाति के बाद अहोम जब जनजाति आई तो उन्होंने भी ऐसा किया। पर याद रखना जो अहोम थी ये बहुत शक्तिशाली थी, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया कि वे उच्च स्तरीय बारूदों और तोपों का भी निर्माण करके सक्षम प्रयोग करते थे उसका। तो याद रखना। अब आगे देखिए पर क्या हुआ कि दक्षिण पश्चिम की ओर आक्रमण का सामना करना पड़ा। अब दक्षिण पश्चिम में कौन है? तो यहाँ पर देखिए लिखा गया कि मीर जुमला कौन थे?
1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। मुगलों के नेतृत्व में, अर्थात मुगल कोई थे राजा होंगे, अब मुगलों के नेतृत्व में एक मीर जुमला थे ना, उन्होंने हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई। तब क्या हुआ, जब अब वहाँ पर गढ़कटंगा को हराए थे, यहाँ पर अहोम लोगों को भी हरा दिए। कौन? मुगल लोग ने। वहाँ पर कौन थे? तो याद रखना, वहाँ पर रानी दुर्गावती ने सामना किया था जनजातियों की तरफ से, और यहाँ पर कौन थे? तो अहोम लोगों या अहोम जनजाति ने सामना किया मुगलों का। तो तब पर भी क्या हुआ? परास्त हो गए। यहाँ पर देखिए मीर जुमला के नेतृत्व में। अब आगे देखिए लिखा गया है, लेकिन उस क्षेत्र पर जुमला का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं हुआ। तो इस बात को भी याद रखना, अर्थात बताया गया कि जो मीर जुमला थे, मुगल थे, वे क्या हुआ, उन्हें परास्त तो कर दिया पर ज़्यादा समय तक उनका जो अधीन नहीं रहा। अब आगे देखिए, यहाँ पर लिखा गया कि अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। जो अहोम राज्य था वह बेगार पर निर्भर था। राजा के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। तो इस बात को भी याद रखना। अभी हम इस लाइन को पूरा देखेंगे। दो तरह का प्रश्न बनता है। पहला पूछेगा पाइक क्या है, फिर प्रश्न दे देगा कि श्रमिक जो जबरन श्रमिक कार्य कराया जाता था या जो अपने स्वेच्छा से काम करते थे, या दे देगा पाइक कृषि थे, ऐसा दे देगा उल्टा सीधा करके। तो याद रखना, जो पाइक थे इसके पहले भी क्या था, वेट्टी आया था। इसके पहले वाले क्लास में अगर आप ठीक से देखे होंगे तो वेट्टी भी क्या था, तो उन सबको भी क्या रहता था, उन सबको भी ऐसे श्रम के रूप में काम कराया जाता था या कर दिया जाता था ना। तो मतलब जो जैसे कर देना रहता था तो वे श्रम के रूप में, अर्थात जाकर वहाँ काम करते थे तो वही उनका कर हो जाता था। और यहाँ पर भी ये जो पाइक है, तो यहाँ पर भी लिखा गया कि राज्य के लिए जिन लोगों ने जबरन काम लिया जाता था, अर्थात पाइक लोग जो होते थे उन्हें जबरदस्ती काम कराया जाता था, उससे हम पाइक कहते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई कि प्रत्येक गांव में अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजे जाते थे। अर्थात निश्चित कर दिए थे, जब उस समय के जो राजा थे तो निश्चित कर दिए थे गए थे कि जैसे अगर हमारी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो ये एक गांव है, ये एक गांव है, ये एक गांव है, तो हम जिस गांव को पारी लगा दिए थे कि पहले इस गांव से शुरू होगा यहाँ तक जाएगा, यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक जाएगा। तो जिस गांव की बारी आती थी तो उस गांव के कुछ लोग क्या होते थे, वहाँ पर कुछ लोग, या तो मानिए पूरा गांव ही राजा के यहाँ जाता था और वहाँ पर कार्य करता था। उन्हीं सबको हम पाइक कहते थे। अर्थात मान लीजिए एक हिसाब से कर देते थे। याद रखना। आगे देखिए, प्रत्येक गांव की अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजे जाते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों के कम आबादी वाले इलाकों में लोगों का स्थानांतरित किया गया था। जैसे जहाँ ज़्यादा थे जहाँ कम थे तो उन्होंने क्या किया, बैलेंस किया गया। क्योंकि क्या होता था कि जब राजा को काम आता था तो किसी गांव, जैसे मान लीजिए हर एक गांव का जब बारी आता था तो मान लीजिए राजा का कोई अच्छा काम आया, मान लीजिए कोई ज़्यादा संख्या में काम करने के लिए आए, और मान लीजिए जो गांव है तो वह गांव का जो नंबर है ना, कि अब ये जो गांव है, ये गांव आकर राजा के यहाँ काम करेगा पाइक के रूप में। और वो राजा जो उस गांव है, और उस गांव में क्या था, जनसंख्या कम है, कम लोग हैं, तो क्या हुआ, राजा का जो काम रहता था वह रुक जाता था। इसलिए राजा ने क्या किया कि सभी को इधर उधर करके सभी एक समान कर दिया, अर्थात जनसंख्या में एक समान कर दिया गाँव में। तब फिर उसके बाद बुलाते थे। तो यहाँ पर आशा है कि इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। स्थानांतरित किया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए थे। जो अहोम लोग थे वह टूट गए थे। 17वीं शताब्दी में के पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खास केंद्रित हो चुका था। आगे देखिए लिखा गया है कि लगभग सभी वयस्क जो उस समय जो थे, लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेनाओं का जो सेवाएं प्रदान करते थे। तो इस बात को भी याद रखना, क्योंकि अभी पूछा गया है तो याद रखना। तो जब उस समय था तो उस समय क्या था कि जो सभी वयस्क लोग थे, अर्थात जो नौजवान लोग थे, उन्होंने क्या किया था कि सेना में अपनी सेवाएं देकर, अर्थात लड़ने जाते थे। ऐसा सेना में सेवाएं देकर जो अपना सेवा होता था कि जाते थे लड़ने, ऐसा प्रदान करके करते थे।
और दूसरी ओर लिखा गया कि दूसरी समय वे बाधा, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि की निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती भी करते थे, तो इस बात को भी याद रखना कि अहोम लोग क्या करते थे, चावल की खेती भी करते थे। इसके पहले वाले क्लास में अगर बताया गया कि चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा विधि कौन था, अच्छा तरीका कौन था, तो याद करके कमेंट करना। आगे लिखा गया कि जो अहोम लोग थे चावल की खेती भी करते थे, अमल भी करते थे ना, तरीके का अमल भी करते थे। अहोम समाज कुलों में विभाजित थे। तो याद रखना, यहाँ पर ऐसे भी पूछ सकता था कि जो गौड़ लोग थे वो भी कुलों में विभाजित थे, जो गौड़ लोग थे वो भी कुलों में विभाजित थी। और यहाँ पर लिखा गया कि जो अहोम लोग थे, अहोम लोग भी कुलों में विभाजित थे। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको याद कर लेना ठीक से कि गौड़ लोग भी कुलों में विभाजित थे और अहोम लोग भी कुलों में विभाजित थे, जिन्हें खेल कहा जाता था। तो याद रखना, तो बस इतना अंतर है कि जो अहोम लोग थे वो भी कुलों में विभाजित तो थे, पर उन्हें क्या कहा जाता था, वो कुलों में जो विभाजित थे उन्हें खेल कहा जाता था। इस बात को एकदम आईएमपी करके एकदम समझ लेना। अब आगे देखिए लिखा गया है, वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जनजाति थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों में आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक उस जो जमीन था उस पर वापस नहीं ले सकता था। तो इस बात को भी याद रखना। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि एक खेल का नियंत्रण होता था ना। देखिए यहाँ से, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्र में आए थे, निकटवर्ती क्षेत्र में आए थे। यह खेल के नियंत्रण में प्रायः, यह खेल के नियंत्रण में, खेल का मतलब समझ सकते हैं, वो खेल नहीं है। यहाँ पर देखिए कुल को, यहाँ पर देखिए बार बार बोला जा रहा है, ये जो कुल है, कुल का मतलब ये पूर्वज जो थे, पूर्वज के पूर्वज, पूर्वज के पूर्वज, ऐसे जो दादा नानी फूफा फूफी सब लोग इकट्ठा थे, तो इन सबको क्या कहते थे, खेल कहते थे। ये खेल वो खेल मत समझना जो खेल खेला जाता है ये सब, तो याद रखना। तो खेल के नियंत्रण में अर्थात कुल के नियंत्रण में, कि हम अपने कुल के हैं, अपना नियंत्रण करेंगे, हम अपने अलग रहेंगे, ऐसे कुल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव में होते थे न। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी न, समुदाय की सहमति के बगैर। तो जो जमीन दी जाती थी, तो समुदाय के जो सहमति थी उसके बगैर राजा भी वहाँ पर क्या होता था, उसको वापस नहीं ले सकता था। तो इस बात को याद रखना। आगे लिखिए, आगे देखिए लिखा गया है, शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजाति देवी देवताओं का उपासना करते थे। तो इस बात को भी याद रखना। ये भी पूछा गया है कि जो अहोम लोग थे तो वो क्या थे कि प्रायः जो उनका जो देवी देवता थे उनका ही उपासना करते थे। लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई और मंदिरों और ब्राह्मणों का राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई ना। शिव सिंह, याद रखना कौन, शिव सिंह 1714 से 1744 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया उस समय। तो याद रखना क्या हुआ कि उन्होंने पहले जो अहोम लोग थे उन्होंने तो पहले अपने ही देवी देवता का उपासना करते थे, पर क्या हुआ, ब्राह्मणों का प्रभाव जब पड़ा तो आगे अब बताया गया मैटर कि जब राजा ही ब्राह्मणों का जो सुनने लगे, तो आगे बताया गया कि हिंदू धर्म वहाँ का जो उस समय का था वह प्रधान धर्म बन गया। लेकिन जो अहोम राजा ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक अवस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। तो जो अहोम लोग थे, अहोम लोग ने भी, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपना लिया। जैसे बताया गया कि जब राजा ही मान रहे हैं हिंदू धर्म को, तो वो अहोम लोग भी अपना देवी देवता को छोड़कर राजा के द्वारा बताए गए जो धर्म को ही, अर्थात हिंदू धर्म को ही अपना लिया। पर क्या हुआ कि बताया गया कि अपनी परंपरा को या अवस्था को पूरी तरह से नहीं छोड़ा, अर्थात ये नहीं कि अब उसी हिंदू धर्म में ही लीन हो गया, अपनी जो पूर्व परंपरा था उसको भी बचाए रखते थे। आगे देखिए, अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों का अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहित किया जाता था ना। आगे देखिए लिखा गया, संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानांतरित भाषा में अनुवाद किया जाता था। तो इसको भी याद रखना उस समय कि संस्कृत का जो महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानांतरित भाषा में जो उस समय की जो भाषा रहती थी उसमें अनुवाद किया जाता था न। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में ही
फिर उसे असमिया उसमें असमिया भाषा में लिखा गया था। तो देखिए एक बुरंजी बुरंजी ऐतिहासिक थे, इतिहासकार थे। उन्होंने कृति अर्थात रचना की थी। तो पहले उन्होंने क्या किया था कि अहोम भाषा में ही की थी, उसके बाद क्या हुआ था असमिया भाषा में लिखा था। अब आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है निष्कर्ष। तो देखिए इसमें थोड़ा अहोम के बारे में ही होगा। तो देखिए लिखा गया है, जिस युग पर हम चर्चा करते हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए। वर्ण आधारित सामाजिक वर्ग जनजातियों में परिवर्तन। तो अब देखिए यहाँ पर है कि लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते थे। इस अंदाज या इस आदान प्रदान के दोनों तरफ से समाजों में कुलीन अनुकूलन और बदलाव होते चले गए। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ थी और उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जातियाँ आधारित समाज में शामिल हो गए, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। तो इस बात को याद रखना, उसमें से कई लोग थे कि उन्होंने जाति व्यवस्था और सनातनी व्यवस्था जो थी उनको उन दोनों को ही नकार दिया। तो इस बात को याद रखना क्योंकि ऐसा पूछा जाता है। तो देखिए लिखा गया, कुछ जनजातियां जो थी सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्य की स्थापना की। इस तरह के राजनीतिक रूप के ताकतवर हो गए। इस क्या हुआ कि इसने उन्हें वृहद और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष स्थिति में ला खड़ा कर दिया। तो याद रखना इस मैटर को। अब देखिए हम सबका चैप्टर समाप्त हो गया। अब देखिए जितना पेज पढ़ें उस पेज से संबंधित हम सब अब प्रश्न करेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या था कि जो श्रमिक थे, तो देखिए यहाँ पर हम पहले ही बता दिए थे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी, तो आप समझ सकते हैं जो ब्राह्मणों के द्वारा वर्ण व्यवस्था की जाती थी, तो वर्ण व्यवस्था अलग है, जाति व्यवस्था अलग है। आगे देखिए टांगा का मतलब वही जो रहते थे, बंजारे लोग रहते थे। तो बंजारे में क्या होता था कि बहुत लोग बंजार मिलकर एक टांगा का निर्माण करते थे, और एक टांगा में कितने रहते थे, 1 लाख तक बैल रहते थे। ऐसा हमने अभी गद्यांश में देखा। अब देखिए गढ़ क्या होता था कि राज्य होते थे, वह राज्य क्या होते थे, गढ़ों में विभाजित होते थे। और यहाँ पर देखिए ये जो 84 है, ये 84 बरहोत में विभाजित होते थे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि भुइयाँ, पाइक, खेल। अब देखिए यहाँ पर है जैसे पाइक क्या होता था, जो श्रमिक के रूप में रहते थे। खेल क्या होता था, तो जो कुल होता था, तो कुल को ही तो एक गौड़ लोग थे, तो गौड़ लोग भी कुलों में विभाजित थे, और अहोम लोग भी क्या होते थे कि कुलों में विभाजित थे। पर क्या होता था कि अहोम लोग जो कुलों में विभाजित थे, तो उन कुल को अर्थात अहोम के कुल को खेल कहा जाता था। आगे देखिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है बुरंजी अर्थात ये जो एक इतिहासकार थे, तो ये भी पूछ सकता है। तो ये बुरंजी क्या थे, इतिहासकार थे। इन्होंने क्या किया था, पहले एक अहोम भाषा में इसको अनुवाद किया था, और एक ठो और कोई भाषा था, अभी हम सब जस्ट यहाँ पर पढ़े। यहाँ पर देखिए पहले क्या था, उन्होंने अहोम भाषा में उसको और फिर असमिया भाषा में उन्होंने लिखा था। आगे देखिए जनगणना तो समझ सकते हैं आप। तो अब चलिए देखिए, अब हम सब अपने प्रश्न पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, अहोम जनजाति के लोग मूल रूप से किस देश से आए थे। तो याद रखना जो अहोम लोग थे वे म्यांमार से आए थे। कहाँ से आए थे, म्यांमार से आए थे। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है, अहोम समाज के अंतर्गत नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अहोम लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। तो ये बात अभी हम जस्ट पढ़कर आपको हाईलाइट करके बताएं तो ये बात सही है। उस समय क्या थे, जो भी वयस्क लोग रहते थे उन्होंने युद्ध में अपना भाग लेकर अपना सेवा प्रदान करते थे। अहोम समाज एक रूढ़िवादी समाज था, जो कवियों एवं विद्वानों को कोई प्रोत्साहन नहीं था। तो ये बात गलत है, ये बात गलत है। जैसे कि अभी हम सबने देखा कि ऐसा नहीं था। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, पहला बस सही हो जाएगा। आगे देखिए लिखा गया है कि अहोम राज्य के अंतर्गत पाइक किसे कहते थे। अब देखिए यहाँ पर ऐसे पूछा गया है, बहुत बार क्या होता है ऐसे पूरा लाइन जो था हम सब पढ़े थे उस लाइन को ही पूछा जाता है। तो पाइक क्या थे, तो बताया गया बुनकर, सैनिक, शिल्पकार, श्रमिक। तो पाइक क्या थे, श्रमिक के रूप में जो लिया जाता था, काम करते थे, उसे हम पाइक कहते हैं। अहोम समाज के अंतर्गत खेल क्या थे, तो हम सब बताएं जैसे क्या होता था कि जो अहोम पहले कुलों में विभाजित थे,
कुलों में विभाजित थे, इन्हीं कुल को हम खेल कहते थे। तो हमारा कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा कुल। आगे देखिए लिखा गया कि कौन सी जनजाति के लोग 15 से 30 के दशक में आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल शुरू किया था और 1660 तक आते आते उच्च स्तरीय बारूद और तोप का निर्माण किया। तो ये तो हम एकदम आप सबको 2-3 बार ऐसे हाईलाइट कर करके बताए थे, तो ये अहोम लोग ही थे। आगे देखिए यहाँ पर देखिए एक अलग है, तो ठीक से वहाँ पर नहीं ऐड हो पाया होगा। तो देखिए लिखा गया है गोंडवाना क्षेत्र के गढ़कटंगा राज्य के द्वारा किस जानवर का निर्यात कर काफ़ी मात्रा में धन कमाया जाता था। तो याद रखना जो गढ़कटंगा लोग थे वह, हालांकि देखिए घोड़ा भी बेचा जाता था, उसको भी पोल पास जो होता है उसको पालन पोषण करके बेचा जाता था, पर जो गढ़कटंगा लोग थे वो अक्सर करके हाथियों का व्यापार करते थे। तो यहाँ पर आप सब नोटिस किए होंगे। आगे देखिए लिखा गया है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए लिखा गया है इतिहासकारों एवं मुसाफिरों के द्वारा जनजातियों के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई है। तो ये बात गलत है कि जो जनजातियों के बारे में क्या हुआ कि उस समय के जो इतिहासकार या मुसाफिर थे वह ज़्यादा का कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत ही कहीं कहीं पर जानकारी दिए हैं जनजातियों के बारे में, नहीं तो नहीं दिए हैं। आगे लिखा गया कि जनजाति लोग अपने समृद्ध रीति रिवाजों और परंपराओं का संरक्षण वाचिक और मौखिक तरीकों से करते थे। तो ये बात सही है। जैसे उनका क्या होता था कि परंपरागत जैसे भी उनका रीति रिवाज था, उन्हें अपने बेटे को ऐसे ऐसे देते आए थे, अर्थात उसको अपने क्या हुआ था रीति रिवाज को बचाते हुए या उनका संरक्षण करते हुए आए थे। तो हमारा ये दूसरा ऑप्शन सही है, पहला गलत है। तो देखिए दोस्तों ये चैप्टर हम सबका समाप्त हो गया। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आप सबको और समझ में आया हो कि कैसे पढ़ा जाता है एनसीईआरटी को, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अब मिलते हैं अगले चैप्टर के अगले वीडियो में।